Okay, Shivam, tell me everything about yourself. Tell me about your family, your qualification, your schooling, why you want to come into banking, any experience you're having, the most disappointing moment of your life, the most challenging moment of your life. Tell me everything about yourself. ओके सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं दिनेशपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। सर मेरी फैमिली में मैं, मेरी एक सिस्टर, फादर एंड मदर हैं। और एट प्रेजेंट टाइम सर मैं बैंक ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जहाँ पर मैंने सीखा है कि ब्रांच कैसे रेवेन्यू जनरेट करता है, फी बेस्ड इनकम, फंड बेस्ड इनकम, कैश ऑपरेशंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और सेलिंग प्रोडक्ट्स, ईटीसी से। सर मैं एनआईएसएम म्यूचुअल फंड सर्टिफाइड भी हूँ और मैं एक बैंकर बनना चाहता हूँ। और मेरा मेन जो मोटिव या टारगेट है वो एक सक्सेसफुल बैंकर बनना है। अब सर बात कर लेते हैं मेरे क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन से रिलेटेड। तो सर मैंने एट प्रेजेंट अभी 2020 में एमएससी कंप्लीट करी है इन केमिस्ट्री 64% के साथ में। और 2015 में बीएससी पीसीएम ग्रुप से 57% के साथ। 12th पास आउट सर 2012 में 66% के साथ। और 10th पास आउट 66% के साथ 2010 में किया है। सर मेरी बेसिक एजुकेशन की बात करूं अगर 10th एंड 12th की, तो बोथ मेरी यूके बोर्ड से रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन मैंने सर सरदार भगत सिंह पीजी कॉलेज कुमाऊं यूनिवर्सिटी से किया है। और एमएससी की बात करूं तो एमएससी सर हिमालयन यूनिवर्सिटी ईटानगर से किया है। सर इसके बाद बात करते हैं अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, वर्क एक्सपीरियंस की, तो सर 2015-16 में मैंने 1 ईयर लेक्चरशिप की है केमिस्ट्री बैकग्राउंड में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दिनेशपुर में। और 18 to 21 की बात करूं तो मैं एचओडी रह चुका हूं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस रुद्रपुर में, जो कि एक पॉलिटेक्निक स्कूल था। और उसके बाद से यानी कि 21 के बाद से मैं कंटिन्यूअसली बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू सर। Okay, good. शिवम, ये जो आपका नाम है शिवम, इसका मतलब क्या होता है? सर शिवम दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शिव प्लस ओम। सर जैसा कि हमें पता है कि शिव जो कि हमारी पृथ्वी के ज्ञाता जिन्हें हम कहते हैं या दाता जिन्हें हम कहते हैं, उससे संबंधित है। और शिव का ही मेन अक्षर ओम है, जो कि हमें सुख और सर्व शांति को आगे बढ़ाता है। ओम का मेनली जो उच्चारण है, जिससे आयुर्वेद में या फिर ऋग्वेद में माना जाता है कि ओम एक ऐसा शब्द है जो हमें सभी प्रकार के दुखों से वंचित कर देता है। तो सर इसका टोटली अर्थ हम ये कह सकते हैं, शिव मतलब शिव के द्वारा, शिव या फिर एक महाशक्ति, और ओम मतलब उससे प्राप्त सुख। तो सर ओके, नाम में सुख छुपा है, सर ऐसा कह सकते हैं। ओके, फाइन। शिवम, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज नो योर कस्टमर। मुझे एक डिटेल आंसर दीजिए कि नो योर कस्टमर क्या होता है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्या होता है। जी सर। सर जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज केवाईसी, तो सर केवाईसी की अगर हम बात करें तो केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर है। नाम से ही पता चलता है कि हमें अपने कस्टमर को जानना है। नो योर कस्टमर मतलब हमें अपने कस्टमर को मेनली पहचानना है। अब उसको पहचानने के लिए बैंकर्स से जो अब तक की मिस्टेक थी बिफोर 2002, हम कोई भी व्यक्ति विशेष अगर हमारे पास अकाउंट ओपन करने आता था तो हम उस सिर्फ और सिर्फ उसका अकाउंट ओपन करते थे और वो ट्रांजेक्शन करके चला जाता था, बट हम उसकी बेस प्रोफाइल तक नहीं पहुंच पाते थे, जिसकी वजह से पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है उसकी बेस प्रोफाइल तक हम कभी भी नहीं पहुंच पा रहे थे। जितने भी हमारे बैंकर्स थे, उसकी वजह से लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हो रही थी पैसे की। तो इस चीज को रोकने के लिए सर 2002 में केवाईसी को लॉन्च किया गया, जिससे
लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। अगर मैं बात करूं सर केवाईसी की, तो नो योर कस्टमर की अगर हम बात करते हैं, तो नो योर कस्टमर में सबसे पहले सर जो कस्टमर हमारे पास आता है जिसका हमें अकाउंट ओपन करना होता है या जिसका ऑलरेडी अकाउंट होता भी है, तो उस कंडीशन में हमें केवाईसी फॉर्म भरना होता है। केवाईसी फॉर्म के अंदर हमारे मेनली पैन कार्ड और आधार कार्ड को अटैच किया जाता है। उसके बाद जब केवाईसी हमारे अकाउंट के साथ हो जाता है, तो उसके बाद अगर कोई भी कस्टमर जितना भी पैसा हमारे अकाउंट अपने अकाउंट में रखता है, तो उसकी पूरे तरीके से मॉनिटरिंग की जा सकती है। अब बात आती है कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। तो मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो लाइक एक कस्टमर है जो कि 50,000 रुपीज तक अगर बैंक में सबमिट करता है, तो उसको नॉर्मल रेशियो से देखा जाता है। 50 के बाद 50 से ऊपर जाने पर उसको स्पेशल कैटेगरी में देख लिया जाता है। 50 के अप वाला वही कस्टमर होता है जिसका पैन कार्ड हमारे बैंक के साथ अटैच होता है या उसके अकाउंट में लिंक होता है। ऐसा क्यों किया जाता है अगर इसकी बात करें, तो सर जिस भी कस्टमर का पैन कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है, तो उसकी टोटल प्रोफाइल को हम चेक कर सकते हैं, उसके पैसे की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब बात आती है सर, बैंक ने इसके अलावा भी कुछ रूल बना रखे हैं जो कि आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है कि कोई भी कस्टमर 3 लाख से ऊपर जैसे ही डिपॉजिट करने के लिए आता है, तो वहां पर उस कंडीशन में उसको डायरेक्ट फेज में कभी भी डिपॉजिट नहीं किया जाता। अब ऐसा सब क्यों किया जा रहा है, सारी सब चीजें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि हमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। देखने को मिलता था कि अब तक में ओके, कई बैंक्स में ऐसा। ठीक है शिवम। शिवम, कोई लेटेस्ट फ्रॉड्स हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से बैंकिंग में? यस सर। कुछ आपको आइडिया हो? यस सर। यस सर। सर अभी जो लेटेस्ट हमारे फ्रॉड हुए हैं सर, इलाहाबाद बैंक में हुआ था, और सर 2005 में, और सर पंजाब नेशनल बैंक में, जिसकी वजह से इन पर पेनल्टी भी लगी थी। ओके। शिवम, मुझे आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि बैंकिंग क्या होती है? ठीक है, मुझे डिटेल आंसर चाहिए। जी सर। सर सबसे पहले मैं बात करना चाहिए कि बैंक क्या है। अगर बैंक बात करें, जैसा कि देखा जाता है कि पीपल ए, लाइक एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि पीपल ए के पास कुछ मनी पड़ी हुई है। अब उस पीपल को पता ही नहीं है कि मुझे उस मनी को कहाँ पर रखना है। तो अभी तक देखने को मिलता था, जैसे जब तक हमारे पास बैंक नहीं थे, तो पीपल अपने मनी को सेव करने के लिए अपने घर में उसको सेव करके रख लेता, जिसकी वजह से वो मनी खराब भी हो जाती थी, कई बार वेस्टिंग कंडीशन में चला जाता था, और उससे उसको कोई मुनाफा नहीं होता था, कोई फायदा नहीं होता था। उसके बाद 1987 में बैंक्स बनाए गए। सबसे पहले हमारे पास बैंक आए, बैंक ऑफ इंडिया हमने सबसे पहले लॉन्च किया हमारे इंडिया ने। आफ्टर दैट पीपल्स को जागरूक किया गया कि आप अपने पैसे को जो है बैंक में इन्वेस्ट करें। अब अगर हम बैंक की बात करें, तो बैंक ने भी उस इन्वेस्टमेंट को, ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई भी बैंक है या कोई भी एक कंपनी है, तो हमेशा वो प्रॉफिट की तरफ ही वर्क करेगी। तो बैंक ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बैंक ने उस पैसे को कलेक्ट किया, आफ्टर दैट उस पर रेवेन्यू जनरेट किया, उस पर इनकम कमाई और कस्टमर को वापस कर दिया। स्टार्टिंग की हमारी बैंकिंग इसी तरीके से थी। तो सर ये तो सिस्टम रहा बैंक का। अब बात कर लेते हैं बैंकिंग की, व्हाट इज बैंकिंग। बैंकिंग की बात करें तो बैंक या फिर बैंक सीईओ एक प्रोग्राम जनरेट करता है जिससे उसकी ओवरऑल इनकम कलेक्ट की जाती है कि टोटल या फाइनेंशियल इनकम या फिर ओवरऑल इनकम किस तरीके की रहेगी, जिसको बैंकिंग के दायरे में डाल दिया जाता है। बैंकिंग सर एक छोटा सा टर्म नहीं है जिसको कि एक लिटिल बिट कंपोजिशन में हम ब्रीफ कर सके, एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें, कुछ पॉइंट्स ही सर मैं इंटरव्यू में या फिर छोटे से समय पर आपको बता पाऊंगा। लाइक फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉलिंग की। तो बैंकिंग में जो फर्स्ट वर्क किया जाता है या मेन वर्क जिसको हम कह सकते हैं, वो है मनी विड्रॉल और मनी डिपॉजिट का। कोई भी कस्टमर आता है हमारे पास, तो हम सबसे पहले उसके पैसे को कलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट जब उसको जरूरत होती है तो हम उसके पैसे को वापस कर देते हैं। सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें या सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो बैंकिंग में सर जो पैसा हमारे पास आ जाता है, तो उस पैसे से हमारे को रेवेन्यू जनरेट करना होता है। उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारे पास काफी टर्मिनोलॉजी होती है। लाइक हम सबसे पहली बात कर लेते हैं फी बेस्ड इनकम की। फी बेस्ड इनकम में सर हमारे पास आ जाता है, जैसे कोई चेक लगाता है, कोई आरटीजीएस करता है, कोई एनईएफटी करता है, आईएमपीएस करता है। हर एक टर्म से बैंक को एक फीस मिलती है
जो कि हमारी फी बेस्ड इनकम का काम करती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं फंड बेस्ड इनकम की। तो फंड बेस्ड इनकम की अगर हम बात करें तो फंड बेस्ड में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बैंक है वो कस्टमर से जितना पैसा लेता है उसको, लाइक एग्जांपल कि उसको लोनिंग में लगा दिया। तो लोनिंग में लगाने के बाद क्या होगा कि हम उसी कस्टमर को या फिर सेकंड कस्टमर को जो हम पैसा दे रहे हैं तो वहां से भी हम इनकम कर रहे हैं, तो ये हमारा फंड बेस्ड इनकम में आ जाता है। इसी तरीके से बात कर लेते हैं सर सीटीएस क्लियरिंग की। तो सीटीएस क्लियरिंग से भी हमें पता है कि हमारे पास पैसा आता है, जहां पर हम चेक ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं, अदर ओके बैंक के चेक्स की बात। शिवम, मुझे ना बैंक के प्रोडक्ट्स बताओ। गिव मी 20 बैंकिंग प्रोडक्ट्स। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, मुझे 20 बैंकिंग प्रोडक्ट्स के नाम गिनाओ। सर 20 बैंकिंग फ्रॉड्स। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स। ओके प्रोडक्ट्स। सर 20 प्रोडक्ट बैंक प्रोडक्ट्स में सर सबसे पहले आ जाता है हमारा सर गोल्ड लोनिंग, सर हाउस लोनिंग, कार लोनिंग, एंड सर चेक ट्रांजेक्शन सर अभी हमने डिस्कस किया है, सर म्यूचुअल फंड्स, और सर कैपिटलाइजेशन बिजनेस, सर एग्रीकल्चर लोनिंग, और सर एक लोनिंग हम कह सकते हैं जिसको स्मॉल फाइनेंस बोलते हैं या कुक्कुट लोन भी कह देते हैं, मुद्रा लोनिंग, और लोन्स के सर अलावा, कह सकते हैं लोन्स के अलावा सर, बाकी प्रोडक्ट्स बैंक के। सर बाकी प्रोडक्ट्स में सर इंश्योरेंस, आजकल बैंक इंश्योरेंस पर भी फोकस कर रहा है सर। सभी तरीके के इंश्योरेंस हो सकते हैं उसमें, लाइक होम, लाइक ऑटो इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, सभी तरीके के इंश्योरेंस हो गए। और सर इसके अलावा भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर क्लियरिंग से रिलेटेड, तो सर मैं रिपीट नहीं करूंगा। अभी हम लोग 10 तक पहुंच चुके हैं शिवम, एंड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक गारंटी, सेफ्टी लॉकर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, ये सब भी होते हैं बैंक के प्रोडक्ट्स। यस सर। ओके शिवम, मुझे 3 रीजन बताओ, ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको सेलेक्ट ना करूं इस बैंक में। सर सेलेक्ट ना करें। जी। सर वैसे तो सर जो भी इंटरव्यू देने के लिए आता है उसकी कोशिश रहती है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, बट सर अगर आप मेरे को सेलेक्ट ना करें तो उसके लिए मैं कह सकता हूं कि सर मुझे अपनी इंग्लिश पर अभी और वर्क करना है। तो सर बैंक में एक इंग्लिश का रोल रहता है, हालांकि मेरी बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग है, बट सर अगर हायर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें, तो वहां पर सर थोड़ा बहुत लूप पॉइंट मेरे पास रहेगा। एंड सर सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूं कि सर वैसे तो कोई मेन रीजन सर बोल भी नहीं सकता हूँ मैं सर, अच्छा, ऑल मुझे आप, टोटली थिंग्स हैं कि सर मैं सेलेक्ट ठीक हो है, सकता हूँ। गुड, मुझे बताइए, गिव मी ओनली वन रीजन, राइट, एंड ओनली वन रीजन व्हाई शुड आई हायर यू। मैं आप ही को जॉब पे क्यों रखूं, और जो बाकी आ रखे हैं कैंडिडेट्स जॉब के लिए, मैं उनको जॉब पे क्यों ना रखूं? सर मैं इस थिंग का आंसर सर एक इंसिडेंट से देना चाहूंगा सर, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी। सर ये सेम क्वेश्चन मुझसे लास्ट टाइम मेरी जॉब में किया गया था कि आपको मैं क्यों रखूं, और वहां पर जो जॉब थी वो थी एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे, मेरा मेन काम था एडमिशन कलेक्ट करके लाना। तो मैंने सिर्फ एक ही आंसर दिया था, वो आंसर सर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि सर मुझ में एबिलिटी है कि मैं कस्टमर्स को डील कर सकता हूँ सर, जिस तरीके से चाहूँ वैसे। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर बैंक को भी यही चाहिए कि आप कस्टमर के साथ डील करो, कस्टमर के साथ अच्छे से डिस्कस करो प्रोडक्ट्स को लेकर के, हर एक चीज को। अगर फाइनली सर शब्द हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे, बट बैंक को वो चीज चाहिए कि आप कस्टमर को या सामने वाले को अपनी उंगलियों पे नचा सको। तो सर मुझ में वो एबिलिटी है कि सर मैं सामने वाले इंसान को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकता हूँ सर, क्योंकि हर एक जो पर्सन होता है सर वो डिफरेंट माइंडसेट का होता है। अब अगर डिफरेंट माइंडसेट की बात करें तो सर कईयों का बिहेवियर रूड होता है, कईयों का सॉफ्ट होता है। तो सर हमें उनके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है, ये नहीं कि हम जिस तरीके के हैं वो कस्टमर हमारी तरीके का होगा। तो सर जिसमें ये एबिलिटी होती है, जो कस्टमर के अकॉर्डिंग चल देता है सर, वही कामयाब होता है और वही सक्सेसफुल पर्सन होता है। तो सर मुझ में वो एबिलिटी है सर, इसीलिए सर आपको, आप सर मुझे हायर कर सकते हैं सर। अब सर अगर इसके एग्जाम्पल या इसके प्रूफ की बात करते हैं तो सर आप लास्ट प्रोफाइल मेरी चेक कर सकते हैं सर। मैं वहां पर सर, मैंने सर 3 मंथ्स के अंदर 177 एडमिशन किए थे सर, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओके, आपके आंसर्स बहुत डिटेल में थे, मतलब कि
मैंने सवाल पूछा और फिर आपने दोबारा मुझे मौका नहीं दिया कि मैं उस सवाल से कोई नया सवाल निकालूं। आपने मुझे पूर्ण रूप से सेटिस्फाई कर दिया। आपने दिखा दिया कि हाँ, मुझे स्ट्रॉन्ग नॉलेज है अपने सब्जेक्ट। ठीक है, यू हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नॉलेज। जनरल अवेयरनेस भी आपकी काफी अच्छी है। शिवम, आप जानते हो कि लोगों से बात कैसे करें। ठीक है, भले ही आप कर रहे थे कम्युनिकेट हिंदी में, राइट, बट बैंक में आप जाओगे या कॉर्पोरेट पे जाओगे या किसी भी उसमें जाओगे फील्ड में, आप माइट भी कि आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़े से वीक होंगे क्योंकि आपको अभी तक वो माहौल नहीं मिला। 6-8 months 1 year आप काम करोगे, आपको मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी अपने आप। ठीक है, आई एम वेरी श्योर कि आप काफी अच्छा करोगे। योर आंसर्स वर वेरी प्रोफेशनल, योर आंसर्स वर वेरी पॉलिश्ड। ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट। और एक होती है ना शिवम, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, कि जो आप मुझे कन्वे करना चाह रहे हो आपने मुझे कन्वे कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना शिवम कि योर आंसर शुड नॉट बी इन मच डिटेल। कोशिश करो आंसर्स को टू द पॉइंट स्पेसिफिक रखने के लिए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा बैंक का तो आपको शायद इतने सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, यस सर। तो सर मैं आप, अगली बार और बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। आई एम वेरी श्योर, बस ध्यान रखना अपने आंसर्स थोड़े से रखना कंसाइज, शॉर्ट और टू द पॉइंट। आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे, बट बैंक का जो इंटरव्यू होता है वो शायद 2 से 5-7 मिनट का होता है। माइट भी आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, कोशिश करना कि जब आपका नेक्स्ट इंटरव्यू होगा तो अपना आप ब्लेजर पहन लेना। ठीक है, बाकी योर इंटरव्यू वाज वेरी गुड है, मजा आ गया देख के। और थैंक यू मैं, सर। आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है बाकी जो आपके कलीग्स हैं आपके बैच में, कि इस लेवल का इंटरव्यू होना चाहिए।